नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज बात करते हैं इजराइल ईरान युद्ध की। हमने देखा वो 12 दिनों वाली जंग, उसके परिणाम देखे। कई मायनों में जो उसकी सिविलियन कैजुअलिटी थी, उसके जो मटेरियल कैजुअलिटीज़ थी, वो सब चीज़ हमने देखी। लेकिन एक चीज़ जो बार बार ये कही जा रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के बेसिस पे, इजराइल के जो मोसाद का बेस है, एयर बेस है, आर्मी बेसेस हैं, उनके जो रिसर्च लैब्स हैं, उस पे बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल्स ने हमले किए। उनकी तस्वीरें भी नज़र आईं, लोगों ने शेयर किया वाइडली दुनिया में, और वो उसकी तस्दीक भी कर दी गई कि ये जो पिक्चर्स हैं ये करेक्ट हैं, ये वीडियोज़ जो हैं वो करेक्ट हैं। तो फिर लेकिन डैमेजेस अगर आप देखें तो बहुत कम दिखाई देती थी। यानी कुछ वीडियोस या कुछ जो पिक्चर्स हैं वो निकल के आई, लेकिन जो रियल एक्सटेंट है, जो एक सही मायने में जितनी बड़ी डैमेज हुई थी, वो तस्वीर कभी निकल के नहीं आई। ये क्यों निकल के नहीं आई? क्योंकि हमारे दर्शक अब तक जानते हैं कि इजराइल जो है वो मिलिट्री सेंसरशिप लगाता है। यानी जब हमले होते हैं और इजराइल को नुकसान होता है तो वो न्यूज़ जो है वो मिलिट्री छुपाती है, वो सेंसर करती है, बैन लगाती है। और जब वो लिखती है कि परमिशन टू बी यूज्ड या परमिशन टू बी सर्कुलेटेड, तभी जाके आप वो तस्वीर या वो वीडियो या वो न्यूज़ जो है वहाँ की न्यूज़पेपर छाप सकती है। कहने के लिए जो वेस्टर्न प्रेस है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, यानी बीबीसी है, सीएनएन है, सीबीएस है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये ज़रूर क्लेम करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया हैं और ये चीज़ें छुपाते नहीं। लेकिन जब ये इजराइल से रिपोर्टिंग करते हैं तो इजराइल के सेंसरशिप का इनको भी यानी उसके सेंसरशिप को मानना पड़ता है। यानी उसके हिसाब से ही ये क्लेम कर सकते हैं, यानी उसके हिसाब से ही ये अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और कई बार जो एक दो जर्नलिस्ट इस तरह के हैं जिनको ये नागवार गुजरती है, वो इस फ्रस्ट्रेशन को बयान भी करते हैं, लेकिन बाकी जर्नलिस्ट चुपचाप फिंगर ऑन द लिप्स रख के और इस लाइन को टो करते हैं। लेकिन देखें, इंफॉर्मेशन जो होता है उसको निकल आने के तरीक़ेकार होते हैं। जब से ये सीज़ फायर हुई है तब से हमने कई वीडियोस किए हैं आपके लिए बताने के लिए कि एक्चुअल इम्पैक्ट इसका क्या हुआ है। अभी हमने पिछले हफ्ते ही एक वीडियो किया था जिसमें हमने बात की थी कि 5-6 उन बेसेस पे जिसकी पहली जानकारी इजराइल ने नहीं दी थी, उन बेसेस पे हमला हुआ है। और सैटेलाइट मैप्स जो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है उसने जो एक्सेस की है उसके हिसाब से वहाँ पे बड़े लेवल पे तबाही मचाई गई है। तो आप पूछेंगे कि तमाम वीडियोस आ रही हैं तो इन बेसिस की वीडियो क्यों नहीं आ रही? तो उसका रीज़न ये है कि वीडियोस आपको उन इलाकों की आती है, उन बेसिस की आती है, उन आर्म्स डिपो की आती है, उन लैब्स की आती है जो सिविलियन इलाके में महदूद हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि तेल अवीव में किरिया बेस जो इनका सबसे बड़ा बेस है, अब उसके आसपास सिविलियन बिल्डिंग्स हैं, तो कोई भी अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना सकता है। लेकिन जो बड़े बेसिस जो सहरा में हैं, जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो बेसिस हैं, खासकर सदर्न इजराइल में, वो बेसेस ऐसी जगह पे बनी हुई है जो मिडिल ऑफ नोवेयर है। यानी वो बिल्कुल ही कह लिए कि सहरा में है, उसके आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं रहती। तो जाहिर है कि उनके पास उनके वीडियोस नहीं आते, क्योंकि भाई मिलिट्री तो अपनी वीडियो बनाएगी नहीं, सेंसरशिप है। और सिविलियंस जो वीडियो बना के भेजते हैं वो आसपास वहाँ रहते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी तादाद में जो है नुकसान नहीं हुआ। अब कल जो है इनफैक्ट परसों रात से सेंसरशिप जो है वो धीरे धीरे उठाई जाने लगी हैं और कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। हालांकि अभी भी वेस्टर्न प्रेस उसको नहीं लिख पा रहा है, लेकिन कुछ इजरायली न्यूज़पेपर जो सेंसरशिप को जितनी मैक्सिमम लेवल तक उसको जिसको कहते हैं टॉलरेट कर सकते थे, वो टॉलरेट करके उन्होंने बयान जो है वो देने, यानी उन्होंने रिपोर्ट्स जो है पब्लिश करने शुरू किए हैं। और इसलिए आज की वीडियो में हम उन रिपोर्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो मारिव जो वहाँ का न्यूज़पेपर है, बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है, पुराना न्यूज़पेपर है। प्रिंट वर्जन भी उसका आता है, डिजिटल वर्जन भी उसका आता है, हिब्रू ज़बान में वो आती है। उसका सबसे इंटरेस्टिंग जो है रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी इसको हम हिंदुस्तानी ज़बान में बोलते हैं कम अज़ कम, एब्सोल्यूट मिनिमम वो $10 बिलियन का इजराइल को नुकसान हुआ है।
और उन्होंने इसका ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन दे के वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो 6 बिलियन थी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस जो है वो 3 बिलियन है। और इसके अलावा जो थर्ड मिसाइल्स और वो उनके जो इंटरसेप्टर्स की कीमत है वो तकरीबन 1 बिलियन के आसपास पहुंचता है। तो मिनिमम ये 10 बिलियन डॉलर्स का बोल रहे हैं कि यहाँ पे नुकसान हुआ है इस पूरे उसमें। अब ये न्यूज़ कैसे आई? ये डायरेक्टली नुकसान की बात नहीं एडमिट कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजराइल के फिनांस मिनिस्ट्री से बजट एलोकेट करने के लिए कहा है कि उनके एरो मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और टैंक्स भी बड़ी तादाद में जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जो हमास ने किया था गज़ा में, और एपीसी तो उसको यानी रिप्लेनिश करने के लिए वो पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिनांस मिनिस्ट्री के पास उस अमाउंट के पैसे नहीं है जिस अमाउंट में उनसे डिमांड की जा रही है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे वो लिखते हैं कि ईरान जो है वो सेकंड राउंड की ऑलरेडी तैयारी कर रहा है इस लड़ाई की, और जैसा हम अपने पुराने रिपोर्ट्स में इस पे चर्चा कर चुके हैं कि चूंकि इस राउंड में बहुत बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं इजराइल के खर्च हो गए हैं, और लास्ट के हमने 2-3 दिनों में देखा कि किस तादाद में करीब 30-40-50% ईरानियन मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को हिट कर रहे थे और बिल्कुल पिन पॉइंट हिट कर रहे थे। तो जाहिर है कि अगर अगले राउंड में ये होता है और अगर आप रिप्लेनिश नहीं करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स को, तो ये जो इंटरसेप्शन रेट अभी 50% के आसपास है वो और फर्दर गिर के 20%, 25%, 30% तक आ सकता है। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि प्रायोरिटी हमारी ये है कि इसको हम किसी तरह रिप्लेनिश करें, लेकिन साथ में कुछ और भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो कह रहे हैं कि ये जिस बेस की हमने अभी बात की, जो उनका सबसे बड़ा बेस है क्रिया बेस, जहाँ पे वो सारे टनल्स और वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें वो छुपते हैं, बंकर वगैरह हैं जिसमें छुपते हैं उनके प्रधानमंत्री और तमाम लोग, उसके बारे में अब ये कह रहे हैं कि उस क्रिया बेस को भी साउथ इजराइल यानी जिस सहरा की मैंने अभी बात की, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में सिनाई डेजर्ट में भेजने की बात है कि उसको वहाँ से शिफ्ट करें। अभी तक का मसला ये था कि जो ऑफिसर क्लास है वो तेल अवीव में रहना चाहता है बेस में, कि वो उस की सिनेमा हॉल और कैफ़े और इस तरह की चीज़ें एक्सेसिबल हों। अगर आप एक बार सहरा में चले जाते हैं डेजर्ट में, तो फिर ये जो बेस के अंदर चीज़ें हैं वही एक्सेसिबल होती है। हालांकि वहाँ भी आप सिनेमा हॉल और कैफ़े और तमाम चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितना अच्छा एक टाउन में जो कोई मशहूर कैफ़े या कोई मशहूर थिएटर होगा। तो एक रेसिस्टेंस थी। अब इजराइल को लग रहा है कि इन बेसिस के कारण जो सिविलियन एरिया हैं आसपास के, उन पे भी हमले का खतरा रहता है। तो क्या इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और क्या ना किया जाए? अगर शिफ्ट किया जाएगा तो फिर वो खर्च कितना आएगा? वो टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स में आएगा। तो एक चीज़ जो है वहाँ पर देखी जा रही है। और चीज़ जो देखी जा रही है वो ये है कि एक और अखबार है वहाँ पे, येदियोत अहरोनोत, उसने एक रिपोर्ट की है और उसने कहा है कि ये जो सरफेस टू एयर डिफेंस बैटरी थी इजराइल की, अगर तो ये नहीं होती तो ये जो 10 बिलियन डॉलर का नुकसान अभी उन्होंने कबूल किया है, ये बढ़ के 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता था। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए सरफेस टू एयर जो बैटरीज हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको वापस से किसी तरह से रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। कुछ और चीज़ों पे इन्होंने ध्यान, ये जो रिपोर्ट है वो इशारा करती है, जिसमें हाई-फाई रिफाइनरी पे उन्होंने फाइनली ये बात कबूल ली है कि हाई-फाई रिफाइनरी पे जो हमला हुआ उससे वो रिफाइनरी 8 दिन के लिए बंद हो गया। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो थे उसके तेल को यूज किया गया, इसीलिए आपको वो लंबी लंबी लाइनें नज़र नहीं आई। हालांकि एक दिन वो लाइन भी नज़र आई थी 7वें दिन, लेकिन अगर ये वॉर 4 दिन 5 दिन भी और आगे बढ़ता तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो थे उसके तेल ख़त्म हो जाते, उसके गैस ख़त्म हो जाते, और फिर ये जो रिफाइनरी पे जो हमला हुआ इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता। एक और एडमिशन इन्होंने किया है कि लेवियाथन और तमार जो 2 बड़े गैस फील्ड हैं, ऑफशोर रिग्स हैं, ऑयल रिग्स और गैस फील्ड हैं, उस पर ईरान ने हमला किया था। पर इनका कहना था कि वहाँ सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सरफेस टू एयर मिसाइल्स की थी, तो उन मिसाइल्स को रोक दिया गया। यानी इन 2 जगहों पे ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो हिट नहीं की। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हिट कर जाती
तो सिर्फ इनका जो नुकसान होता, अगर एक मिसाइल भी इन पे लग जाती तो सिर्फ इससे जो नुकसान होता हर महीने का, वो तकरीबन $2.5 बिलियन का होता, जो साल, और इसको बनाने में कई एक महीने लग जाते तो वो एक फर्दर होता। तो यानी अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली बार जब लड़ाई होगी तो ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स किस तरफ वो टारगेट करेगा। एक चीज़ यहाँ ये भी थी, याद रखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला सबसे पहले जो है वो इजराइल ने किया। जवाबी हमलों में हाइफा रिफाइनरी और ये लेवियाथन फील्ड्स को ईरान ने अटैक किया था। आपको याद होगा तीसरे दिन इजराइल ने जो साउथ पार्स 2 जो गैस फील्ड है उसके एक रिफाइनरी पे इजराइल ने हमला किया था, और उसके अलावा एक ऑयल डिपो जो था तेहरान में उसको उस पर हमला किया था इजराइल ने। तो उसी का बदला लेने के लिए इन जगहों पे हमले जो हैं वो किए गए थे। तो ये तो हमने दो आपको बताई, मारिफ की रिपोर्ट और ये नॉर्थ की रिपोर्ट। अब वाईनेट जो उनका डिजिटल वर्जन है उसने एक अलग से रिपोर्ट की है, और उसने ये कहा है कि इजराइल जो है वो वॉर डैमेजेस के रिपोर्ट्स पे सेंसर इसलिए करता है कि उसे ये डर लगता है कि पैनिक क्रिएट होगी तो बड़ी तादाद में जो लेबरर्स मतलब कि सारे यानी स्किल्ड लेबरर्स, सीईओ और इस तरह के लोग और जो नीचे के तबके हैं वो वहाँ से भागने लगेंगे, यानी वो इजराइल छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए इन न्यूज़ को दबाया जाता है ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। उसका हवाला देते हुए उसने कहा कि एक सर्वे हमने किया था, जिस सर्वे में अभी ये ईरान के साथ जो युद्ध हुई उसके बाद, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 73% ऑफ द इजराइल्स वर्कर्स आर कंसिडरिंग रीलोकेशन। वो इजराइल छोड़ के दूसरे जगहों पे रीलोकेट करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि दे थिंक दैट कैपिटल फ्लाइट एंड इमिग्रेशन इज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। यानी जो सरमाया है, जो कैपिटल है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जो कैपिटल है उनके मार्केट में, उसका फ्लाइट यानी वो लोग जो है वो कैपिटल लेके, यानी वो धन लेके वो बाहर निकल जाएंगे। और 73% वर्कर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि वो रिलोकेट करना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट उस तरफ भी इशारा करती है। इसके अलावा एक सेंसरशिप अमेरिका ने भी की थी, जो आपने देखा कि एक जवाबी हमला जो ईरान ने किया था उनके एक बेस पे, कतर पे। हालांकि वो सिंबॉलिक हमला था, पहले बता दिया गया था, तो उसमें जान के नुकसान होने का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो इवैक्यूएट कर लिया गया था, प्लेन्स वहाँ से भगा लिए गए थे, वहाँ से सोल्जर्स जो हैं भाग गए थे। लेकिन माल के खतरे का, माल के नुकसान का खतरा वहाँ बना हुआ था। और अब ये जो सैटेलाइट मैप्स निकल के आई हैं वो ये कह रही हैं कि वहाँ पे वो जो अल उबैद एयरबेस था कतर में, अमेरिकन एयरबेस, वहाँ पे जो एक एडवांस कम्युनिकेशन रडार, जिसको जियोडेसिक डोम कहते हैं, वो एक डोम की शक्ल में होता है, और वो एडवांस वार्निंग देता है। क्योंकि आप देखें कतर का पोजीशन देखें, वो बिल्कुल ईरान के पास है, तो ईरान से कोई मिसाइल चलती है, कोई प्लेन उड़ता है, कोई ड्रोन आती है, तो वो रडार जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है अमेरिका को कि यहाँ से ये चीज़ उड़ी है। अमेरिका वो इंफॉर्मेशन फिर इजराइल को पास करता है, जिससे वो इंटरसेप्शन की कोशिश करते हैं। उस रडार को, जिसकी कीमत करीब $15 मिलियन थी, उस रडार को टारगेट किया गया है, नेस्तनाबूद हो गया है। इमेजेस बता रही हैं कि वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। हालांकि कीमत उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, $15 मिलियन कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें स्पेयर में नहीं होती, यानी ये बड़ी तादाद में रखी हुई नहीं होती। तो जब आपने हमला किया है तो इसको बनाना पड़ता है, तो बनाने का जो प्रोसेस है और वो जो टाइम टेकिंग है, तो आइडिया ये है कि ईरान का बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय करने की, कि अगर तो नेक्स्ट राउंड लड़ाई होती है तो कम से कम एक एडवांस रडार जो ये बताता है कि ईरानी मिसाइल्स जो है वहाँ से निकल चुकी हैं, ईरानी ड्रोन्स वहाँ से निकल चुकी है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये रिपोर्ट जो है ये तमाम जगहों पे आ चुकी है अभी। इसके साथ एक और भी चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होगा जब फाइनल कुछ घंटे सीज फायर के बचे थे, तो यूएस का जो बेस था, कुछ बेसेस जो इराक में थे
उनके रडार्स पे भी हमला हुआ था। हालांकि बेसिस पे हमले नहीं हुए, पर रडार्स को मार के डिस्ट्रॉय किया गया था। तो वो भी जो ईरान समर्थित ग्रुप्स हैं इराक में, उन्होंने वो हमले किए थे, क्योंकि जो कुछ एडवांस रडार, जिस तरह का एडवांस वार्निंग रडार यहाँ पे आपने देखा कतर में, उस तरह के ही एडवांस वार्निंग रडार जो हैं वो इराक में भी हैं, जो एडवांस वार्निंग अमेरिका को देते हैं जब मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान से निकल के आती है, और फिर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया जाता है इजराइल को। तो अगले राउंड के लिए प्रिपरेशन जो है वो चालू है। अभी के लिए इतना ही, और हमारे पास कुछ जानकारी आएगी या किसी और सब्जेक्ट पे हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।